मैं और यासिर भाई तो नहीं थे, अलबत्ता हमारा याराना भाइयों से भी बढ़कर था। हम दोनों ही यतीम खाने में पले बड़े थे। जैसे ही कुछ बड़े हुए तो तालीम के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करना शुरू कर दी। कुछ वक्त भी ऐसा था कि यतीम खाने की फीकी दाल और सूखी रोटी खा खा कर हमारा मुंह पक चुका था। हम लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, और यही हमारी लगन और कोशिश थी कि हमने दिन रात एक करके मेहनत की। यतीम खाने के इंचार्ज के कहने पर सख्त से सख्त मेहनत भी की और फिर अपनी पढ़ाई का भी वक़्त निकाला, और यूं ही अनथक मेहनत करने के बाद हमने ना सिर्फ पढ़ाई में अपना एक मुकाम बनाया था, बल्कि इसके साथ साथ हमने अच्छी जगह नौकरियां भी कर ली थी। कई सालों बाद जब हम यूं अचानक सुकून मुयस्सर हुआ तो हमारे हाथ पांव फूलने ही लगे। मैं और मेरा दोस्त यासिर जहां अच्छाई करते थे, वहीं कुछ बुरी आदतें भी हम दोनों के दरमियान पुनने लगी थी। अक्सर रात को बैठकर सिगरेट के कश लगाना और कभी कभार शराब नोशी करना हम दोनों के लिए एक आम सी बात थी। यहाँ तक कि अक्सर हम लाहौर में रेड लाइट एरिया का भी चक्कर लगाया करते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी न थी, ना ही कोई रोक टोक करने वाला सर पर बड़ा मौजूद था। मनमौजी से लोग थे जो जी में आया बस कर गुजरते। इस रोज़ मैं अपने फ्लैट में मौजूद था, यूं ही सिगरेट के कश लगाते लगाते जी चाहा कि आज मॉल में जाया जाए। वहां पर तो एक फिल्म की प्रमोशन के लिए कुछ अदाकार भी आने लगे थे, और यूं नन्ही मुन्नी फूल जड़ियां देखने का भी दिल था। मैंने अपने दोस्त यासिर को कॉल मिलाई, मगर इसका नंबर पहली मर्तबा बिजी गया था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और एक बार, दो बार, तीन बार, फिर यहाँ तक कि 10 बार मैंने इसे कॉल मिला दी, मगर अभी तक इसका नंबर बिजी ही जा रहा था। ये पहली मर्तबा था जब मुझे अपने दोस्त के बारे में कुछ शक होने लगा। मेरे अलावा आखिर इसका कौन दोस्त बन गया था जिसके साथ वो इतनी देर तक बात कर रहा था। आखिरकार जब मेरी इससे बात होने लगी तो इसने सरसरी सी बात करके फ़ोन काट दिया। कहने लगा कि मैं कुछ काम में मसरूफ़ हूँ। मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आया था कि आखिर मेरे दोस्त के लिए मुझसे भी बढ़कर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया। मैं इसके बगैर बताए इसके घर जा पहुँचा। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा धड़ल्ले से खोला तो यासिर सामने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा अपने बाल ठीक कर रहा था। मुझे यूं देखकर हड़बड़ा सा गया। फिर मुंह बनाकर कहने लगा, अरे तू कैसे जाहले की तरह अंदर घुस रहा है। एक पल तो मुझे डरा ही दिया था, मगर अगले ही पल मैं इसे गर्दन से दबोचकर बेड पर गिरा चुका था। फिर इसके पेट में कहीं गुस्से मारे कहने लगा कि कमीने, कौन सी मसरूफियत आ गई है तेरी ऐसी जो तू मुझे लारे पे लगा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है तेरा जो मुझे पता नहीं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त हंसा। फिर हंसकर जो बात इसने कही, मेरी तो आंखें हैरत से फैली थी। इस मर्तबा चौंकने की बारी मेरी थी। यासिर कहने लगा कि बस यार, तेरी भाभी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। एक पल को तो मैं हैरत से इसका चेहरा देखता रहा। अगले ही पल मेरी फलक शुगा फंसी गूंजी थी। मैं हंसकर लोटपोट होने लगा। मुझे हंसता हुआ देखकर वो चौंका। कहने लगा कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया, मगर मैं हंसकर इसे कहने लगा कि तू तू और भाभी, तू कब से लड़कियों को लेकर इतना सीरियस हो गया है। इसे मेरी भाभी ही बनाने चल पड़ा। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इससे मजीद कुछ बोलता मेरा इरादा भांप चुका था। इसने मेरे होंठ पर उंगली रख दी और कहने लगा कि खबरदार शहजाद, इससे ज़्यादा और कुछ मत ना कहना, और आज के बाद तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि तू नहीं जानता तेरा भाई किस लड़की पे दिल हार बैठा है। अब इसके अलावा किसी और का तस्वर करना मेरे लिए नामुमकिन है। पहली मर्तबा मैं यासिर को इस कदर सीरियस देख रहा था। इसकी आंखों में मुझे सचमुच में किसी के लिए मोहब्बत के जज्बात दिखाई दे रहे थे। मैं भी इस पल सीरियस हुआ और इसे पूछने लगा कि ये कब हुआ। हर वक्त तो तू मेरे साथ रहता है, फिर आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ से आ गई। आखिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, या कहीं तूने इधर तवाइफ के कोठे पर ही तो किसी लड़की के साथ। मेरे ये अल्फाज सुनकर वो मेरे कॉलर को पकड़ चुका था। कहने लगा कि पूरी बात तो सुन लिया कर, हमेशा की तरह जल्दबाजी में कुछ भी बोलता चलता है। मैं अभी तक हैरान था कि आखिर मेरे दोस्त को लड़की कहाँ से मिल गई। जहाँ तक मैं यासिर के मिजाज से जिस कदर वाकिफ था, वो हुस्न परस्त था। लड़कियों के मामले में तो इसका यही काम था कि बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो। आखिर वो कौन सी हसीना थी जिसने मेरे दोस्त पर इस कदर जादू कर दिया था कि वो इसके लिए इस कदर जज्बात में भड़क रहा था। यासिर कहने लगा कि जिस कंपनी में वो काम करता है, इस कंपनी के बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी इसे पसंद आ गई है। पहले सोचा था कि इसके साथ मैं यूं ही फ्लर्ट करेगा और वक्त गुजारी करूंगा, मगर धीरे धीरे जब इसने इस लड़की का इखलाक और इसका अंदाज देखा तो यासिर इसे मोहब्बत करने लगा, और अब दोनों जीने मरने की कस्में तक खा ली हैं। एक दूसरे के बगैर रहना तो इन दोनों के लिए मुमकिन ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने तो शादी तक करने का प्लान बना लिया था, और मैं हक्का बक्का देखता रह गया कि मैं अभी तक जिंदगी के मस्तियों में मगन था और मेरा दोस्त यहाँ से सब कुछ करता फिर रहा था। बहरहाल मेरे दोस्त की बातें मुझे चौंका चुकी थी।
मैं तो वहीं इसके फ्लैट में रह गया, जबकि वो तो तैयार होकर अपनी महबूबा से मुलाकात करने के लिए चला गया। मुझे यही लगा था कि ये सिर्फ वक्ती जज्बात हैं, धीरे धीरे यासिर इसको छोड़ देगा और वापस मामूल पर लौट आएगा, मगर ऐसा ना हुआ। यासिर ने सिर्फ शराब की नोशी बल्कि सिगरेट तक पीना छोड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने तो रेड लाइट का एरिया के नाम से भी दूर भागना शुरू कर दिया। मुझे भी यही तलकीन करने लगा कि बस हो गया, हमसे जिस कदर गलतियां होनी थी हो चुकी, मगर अब मजीद ऐसा नहीं करेंगे। बेहतर है तुम भी कोई अच्छी सी खानदानी लड़की ढूंढो और इससे शादी कर लो, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। बीवी आएगी तो घर को घर बना कर रखेगी, घर का माहौल अच्छा होगा। यासिर बिल्कुल ही बदल चुका था। चंद माह में वो हर बुरी आदत को छोड़ चुका था। अपने दोस्त की देखा देखी मैं भी बदलने लगा। सिगरेट छोड़ना मेरे बस की बात न थी। मैंने यासिर के सामने इस तरह की सिगरेट नोशी और इसके बारे में बात करना तक तर्क कर दी थी। हाँ, अपने फ्लैट में अक्सर मैं रात को कभी कभार सिगरेट के साथ साथ शराब नोशी भी कर लिया करता था। मुझे तो लगा था कि शायद मैं अपने दोस्त को देख देख कर मैं भी बिल्कुल सुधर जाऊंगा। काफ़ी हद तक तो मैं सुधर भी चुका था। शायद ये भी यासिर की संगत का ही असर था। एक रोज़ सुबह सुबह यासिर का फ़ोन आया, कहने लगा कि आज तुम दफ्तर मत जाना बल्कि मेरे साथ चलना। मैं सुबह सुबह ही यासिर के पास चला गया। यासिर ने मुझे देखा तो कहने लगा, आज फारिया ने मुझे अपने घर बुलाया है, आज मैं और तुम इसका हाथ मांगने के लिए जाएंगे। मैंने जब ये बात यासिर के मुंह से सुनी तो सोच में पड़ गया। आमतौर पर ये तो रिश्ते की तमाम बातें लड़के के घर वाले यानी इसके वालिदैन करते हैं, मगर हमारे सर पर तो ऐसा कोई बुजुर्ग मौजूद नहीं था, इसलिए हमने ही सब कुछ करना था। इस रोज़ जब हम फारिया के घर पहुंचे तो फारिया के वालिदैन ने हमें देखते ही नाक मुंह चढ़ा लिया। हमें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वो जानबूझकर माजी की बातें करने लगे, वालिदैन के बारे में पूछने लगे। जब यासिर ने बताया कि हम यतीम हैं, यतीम खाने में पले बड़े हैं, हमारी बात सुनते ही फारिया के घर वालों ने मेरी और यासिर की बेइज्जती करना शुरू कर दी। कहने लगे कि तुम लोगों ने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे भूखे नंगों को ना जाने किसकी नाजायज़ औलाद को हम अपनी बेटी दे देंगे। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। वो गलाज़त से भरे अल्फाज से हमको नवाज रहे थे और हम दोनों वहाँ से उठकर वापस चल आए। यासिर ने तो अब कसम ही खा ली थी कि फारिया को भूल जाएगा। आखिर को इसकी भी कोई इज्जत थी। मगर कुछ ही देर बाद फारिया का फ़ोन आया और रो रो रही थी। यासिर से माफ़ी मांग रही थी, यहाँ तक कि ये तक कह दिया था कि मैं तुमसे भागकर शादी करूंगी, मगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। यासिर ने जब ये सुना तो एक मर्तबा फिर पिघल गया। कहने लगा कि मेरे फ्लैट के बारे में तो सबको इल्म है, इसलिए मैं फारिया को भगाकर तुम्हारे फ्लैट में लाऊंगा। ये सब करना हमारे लिए बहुत आसान था, मगर फिर भी एक डर सा था कि कहीं पकड़े न जाए। चंद रोज तक तो मामला रफा दफा कैसे रखा गया, मगर एक हफ्ते बाद ही यासिर और मैं फारिया के घर के बाहर पहुंचे। यासिर ने फारिया को मिस कॉल दी तो कुछ ही देर बाद एक लड़की खुद के गिर चादर लपेट के घर से बाहर निकली। हम दोनों अपनी गाड़ी में मौजूद थे। जैसे फारिया आकर गाड़ी में बैठने लगी कि अचानक इसकी चादर इसके सर से ढलक कर खिड़की में अटक गई। इस लम्हे मेरी नज़र फारिया पर पड़ी थी। एक पल को तो मैं पलके झपकना तक भूल चुका था। ये परी पैकर तो इस कदर हसीन थी कि मैं तो गोया सांस लेना तक भूल चुका था। मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। इसका हर नक्श काबिल तारीफ था। मुझे यासिर की किस्मत पर रक्श आया था। तभी मैं कहूँ कि यासिर आखिर एक लड़की के लिए खुद को कैसे बदल सकता है। अरे अगर लड़की ऐसी हो तो कौन नहीं सब कुछ छोड़ देगा। मुझे यूं सोचों में गुम देखकर यासिर बोला कि गाड़ी चलाओ शहजाद। किन सोचों में गुम हो कि तब तक फारिया ने अपनी चादर खुद के गिर्द लपेट ली थी और बुरी तरह कांप रही थी। से पसीने नन्ही बूंदे इसके चेहरे पर चमक रहे थे, जबकि मैं तो इसे जैसे एक अदा पर फिदा हो चुका था। मैंने जल्दी से गाड़ी वहां से भगाई और फिर सीधा गाड़ी अपने घर जाकर रोक दी। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। मेरे फ्लैट में तो सिर्फ 2 ही कमरे थे। शहरयार ने मेरे कमरे में फारिया को भेजा और खुद मेरे साथ मेरे फ्लैट के दूसरे कमरे में आ गया। मैं तो अभी तक जैसे तैसे इसका दीदार की खुमार से बाहर नहीं आया था। मुझे देखकर यासिर कहने लगा, कल सुबह तुम मौलवी का इंतज़ाम करना, मैं निकाह में मज़ीद देर नहीं करना चाहता। अगर हमारा निकाह हो जाएगा तो कोई हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं इस बात में हाँ मिला दी और एक पल तो मुझे अपने दोस्त की किस्मत पर रश्क सा आने लगा। काश लड़की मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मेरे दिल में शैतान एक मर्तबा फिर कलाबाजियां करने लगा था। मैं जो गुनाह बहुत पहले छोड़ चुका था, अब दिल एक मर्तबा फिर मुझे उकसा रहा था कि इस किसी तरह कुछ ऐसा करूं कि वो लड़की मेरी हो जाए। मेरा किरदार कैसा था, मेरा मिजाज कैसा था, इससे यासिर बखूबी वाकिफ था, मगर इसके बावजूद इसने एतबार करके मेरे फ्लैट में अपने होने वाली बीवी को रोक रखा था। अगली सुबह यासिर ने मुझे कहा कि मैं मौलवी साहब का बंदोबस्त करके लाऊं। मैं घर से निकला, मगर कदम तो जैसे मौलवी साहब के घर की जानब उठ नहीं रहे थे। जी चाह रहा था कि बस किस तरह फारिया मेरी हो जाए। ज़्यादा वक़्त के लिए नहीं, बस एक मर्तबा मैं फारिया को हासिल कर लूँ, फिर चाहे
इसकी शादी यासिर के साथ हो जाए मुझे परवाह नहीं थी। मेरे अंदर का शैतान मुझे बार बार वर्गला रहा था। वापिस आया तो फारिया लाउंज में यासिर के साथ बैठी थी। दोनों के दरमियान ना होने के बराबर फासला था। यासिर फारिया के बालों में हाथ फेर रहा था और वह मुस्कुराकर अपनी नशीली आंखों से यासिर को देख रही थी। मुझे वहां खड़ा पाकर दोनों फौरन हटे और फारिया फौरन अपना चेहरा छुपाती कमरे में चली गई। मुझे देखकर यासिर के चेहरे पर नागवारी सी उभरी थी, जबकि मैं इसे तंग करता इसके पास गया और कहने लगा कि सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, मौलवी साहब का इंतजाम नहीं हो पाया, वो 2-3 जगह और निकाह करवाने के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर यासिर का चेहरा बिगड़ा था। कहने लगा, यार तुम किसी और मस्जिद में जाकर मौलवी साहब को देखते, अब मजीद हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, कहीं कोई खतरा ही ना हो जाए। मगर मैंने यासिर को यकीन दिलाया कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं आएगा। इस दिन तक तो मैंने ये निकाह रोक दिया था, मगर आखिर अगले दिन तक मैं कैसे मजीद सब्र करता। अगले रोज़ यासिर खुद गया और निकाह ख्वाह को लेकर फारिया मुकम्मल दुल्हन की तरह तैयार थी। इसे दुल्हन बने देखकर तो जैसे मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। इस पल तो मेरा यही दिल चाह रहा था कि किस तरह मैं जाकर यासिर को यहाँ से गुम कर दूँ और दुल्हा बनकर फारिया के साथ बैठ जाऊँ। अब मेरे जज्बात बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहे थे कि जब यासिर ने मुझे से कह दिया कि मेरा सुहागरात के लिए कमरा ही तुम ही सजाओगे, आखिर को मेरे दोस्त हो, भाई हो, ये नेक काम तुम ही करो। इसने मुझसे मजाक में कहा था, मगर मेरे तो जैसे जज्बात पर इसने जल्दी में तेल फेंकने का काम किया था। ना चाहते हुए भी मैं इस कमरे में गया और फिर इसके कमरे को हिजरा अरूसा में तब्दील करवाने लगा। कमरा मुकम्मल तौर पर सुर्ख और सफ़ेद फूलों से सज चुका था। इस कमरे को देखकर ठंडी आहें भर रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शैतान मुझ पर इस कदर हावी हो सकता था, मैंने नहीं सोचा था। अगर मेरी सोच के बारे में यासिर को इल्म हो जाता तो शायद वो मुझसे हर रिश्ता नाता तोड़ देता। मैं तो शायद कभी दोबारा अपने दोस्त की शक्ल ना देख सकता, मगर क्या करता, मैं मजबूर था। आदत से मजबूर। इसी पल मैंने कुछ सोचा और फिर घर से बाहर निकल गया। फारिया और यासिर का निकाह तो हो चुका था। मैं बहाने से दोबारा इस हुजरे रूसिया में गया और फिर बड़े ही ध्यान से फूलों के गुलदस्ते के बीच एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया, ताकि कुछ देर बाद होने वाले तमाम तर मनाजिर मुझे अच्छे से नज़र आ सके। ऐसा करते हुए मेरा दिल एक मरतबा भी नहीं कांपा था कि अगर मेरे दोस्त को भिनक भी लग गई तो आखिर मेरा क्या हश्र होगा। मैं तो बस अपने ही जज्बात में बहता हुआ आगे बढ़ रहा था। ध्यान से कैमरा रखने के बाद कमरे से बाहर निकल आया। दुल्हन बनी फारिया सोफे पर बैठी थी। मेरा तो दिल गोया इसके कदमों में जा रहा था। मैंने यासिर को भी मुस्कुरा कर देखा और फिर इससे मजाक करता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो दोनों अपने कमरे में जा चुके थे और मैं यहाँ पर अपनी लैपटॉप की स्क्रीन खोलकर बैठ चुका था। जानता था कि कुछ ही देर बाद जो कुछ इस कमरे में होने वाला है वो सब कुछ मुझे यहाँ साफ दिखाई देगा। और वो दोनों बेड पर बैठे थे। मेरा दोस्त यासिर तो शायद फ़िलहाल इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था। इसके साथ साथ वो कभी इसके गालों पर अपना हाथ सहलाता तो कभी इसके चेहरे पर आईलेट को अपनी उंगलियों पर लपेटने लगता। इतना करने के साथ साथ इसने फारिया के हाथ पकड़ रखा था। वो तो जैसे मोमी सी लड़की शर्माई जा रही थी। अगले पल यासिर ने अपनी जेब से एक मखमली डबिया निकाली और फिर रोनमाई अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था कि ना जाने आगे क्या होगा। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ देखता, अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ लाइन्स आई और देखते ही देखते लैपटॉप बंद हो गया। ना सिर्फ लैपटॉप बंद हुआ बल्कि पूरे घर में अंधेरा छा चुका था। बिजली जा चुकी थी। मैंने गुस्से से अपना हाथ पूरी कुव्वत से बेड पर मारा। सारे बने बनाए प्लान पर पानी फिर चुका था। मैं अपने बालों को नोचने लगा कि तभी यासिर कमरे से निकला। मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, यार कोई टार्च लाइट ही दे दो, ये वापडा वालों ने भी आज ही बिजली बंद करनी थी। वो बड़बड़ा रहा था जबकि मैं इससे टार्च लाइट ढूंढ कर दी, मगर अब बगैर बिजली के मेरा कैमरा काम करने वाला नहीं था। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गया। गुस्से से गम की आग में इस कदर जलने लगा कि जी चाहा कि बस अभी जाऊं और जाकर अपने दोस्त के कमरे से बाहर निकाल लूं। गुस्सा तो जैसे मेरी रगों में दौड़ने लगा था। मैं सोचने लगा आखिर अपने दोस्त को कैसे कमरे से बाहर निकालूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक मंसूबा आया। इसी पर लाइट भी आ चुकी थी। लाइट के आते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट गूंजी। मैं घर के पिछले हिस्से में गया और जाकर सर्किट ब्रेकर से पूरे घर की बिजली बंद कर दी। एक मरतबा फिर अंधेरा हो चुका था। यासिर कमरे से बाहर निकला तो मैं से कहने लगा, सब्र करो, शायद वापडा वालों को भी पता चल गया है कि आज तुम्हारी सुहागरात है। वो गुस्से से बपर उठा था कि तुम्हारे घर में तो यूपीएस भी नहीं है, कम से कम जनरेटर तो बंदा रखता है, ऐसे मौके पर बंदा ऑन ही कर ले। इसे बपरा हुआ देखकर मैं मुस्कुरा रहा था। किचन में गया और जाकर इसके लिए दूध ले आया। कहने लगा कि ये दूध पियो और चिल करो, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। इसने दूध का गिलास पीकर वहीं रखा। इस दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी थी। 5 मिनट के अंदर अंदर ये शख्स अब बेहोश होने वाला था। इसके बाद मैंने क्या करना था मैं बखूबी जानता था। मैंने किसी न किसी तरीके से
यासिर को वहीं रोकर बिठा लिया और खुद फिर इसके सामने बैठकर शराब की बोतल खोलकर बोला कि 2-3 घूंट भर लूं, मगर इसने इनकार कर दिया। कहने लगा कि नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बेहतर है कि तुम भी छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसी बातें करते करते वो हकलाने लगा और फिर वहीं सोफे पर गिर गया। मेरा प्लान तो सिर्फ यहाँ तक था, मैं आज की रात यासिर को इसकी बीवी के पास जाने नहीं दूंगा और फिर किसी न किसी तरह फारिया को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करूंगा। मगर शराब के नशे में मैं इस कदर अंधा हुआ कि मेरे दिल मुझे अपने ही दोस्त की बीवी के साथ कुछ गलत करने पर उकसाने लगा। पूरे घर में वैसे भी अंधेरा फैला था। मैं चलता हुआ फारिया के कमरे में गया और फिर कमरे को लॉक लगा दिया। कमरा अंधेरे में डूबा था। फारिया की कपकपाती हुई आवाज़ गूंजी कि यासिर, ये तुम हो ना? मगर मैं कुछ ना बोला और जाकर उसके पास बैठ गया। इसके नरम मोमी हाथ को थामा, मगर इसका हाथ लरज रहा था। कहने लगी कि ये तुमसे कैसी बदबू आ रही है? ये बदबू मैंने आज से पहले कभी नहीं महसूस की। तुम क्या करके आए हो? मेरी सांसें और मेरा लम्स शायद इसे गैर शनासा लग रहा था। अगले ही पल इसने अपने पास बड़े मोबाइल की रोशनी मेरे चेहरे की जानिब की। मुझे देखकर तो इसने फलक शिकाफ चीख मारी थी, मगर अब बहुत देर चुकी थी। मैं फारिया पे पूरी तरह हावी हो चुका था और फिर इस रात मैं जो चाहता था वो पूरा कर चुका था। फारिया चीखती चिल्लाती रही, रो रही थी, मदद के लिए यासिर को बुला रही थी, मगर यासिर नींद की वादियों में गुम था। अपना मकसद पूरा करने के बाद मैं यूं ही शराब के नशे में धुत कमरे से बाहर निकल आया। मुझे लगा ये सब कुछ ख्वाब है, मैं सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में ख्यालों में ये सब कुछ कर चुका हूँ, मगर ये सब कुछ तो हकीकत थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो यासिर चीख चीख कर रो रहा था, रो रो कर फारिया को बुला रहा था। वो बुलाकर मैं उठा। रात का सारा वाकया एक पूरे ख्वाब की तरह मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। या खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जज्बात में इस कदर बह गया। जैसे ही मैं चलकर कुछ कदम कमरे के सामने आया तो पूरा फर्श खून से भरा था। फारिया ने अपनी नस काट ली थी, वो आखिरी सांसें ले रही थी, इसका हुलिया यूं ही बिखरा था। साफ ज़ाहिर था कि इसका रेप हुआ है। वो रोते हुए यासिर से नफ़रत का इज़हार कर रही थी, यासिर को बुरा-भला कह रही थी और साथ ये भी बता चुकी थी कि कल रात मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया। फारिया यासिर के पाँव में ही दम तोड़ चुकी थी, जबकि यासिर गुस्से से उठा और किसी ज़ख्मी शेर की तरह मानद मुझ पर हमलावर हो गया और मुझे मार रहा था। मुझ पर थूक कर बोला कि मैंने तो तुझे अपना दोस्त माना था। अरे, जिगर की जगह मैंने तुझे रखा था, मगर तू तो मेरी इज़्ज़त पर हमला कर गया। तू आस्तीन में छुपे सांप से भी बदतर है। अरे, भले यतीम खाने में पला बड़ा हो, मैं भी तो तेरे ही साथ बड़ा हुआ था। सोचा तो था अपनी बहन माँ की इज्जत कर देगा, मगर मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ पर एतबार किया। यासिर ने इसी पल पुलिस को बुलाने की कोशिश की। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती तो मेरा करियर बर्बाद हो जाता। मैं अपने दोस्त से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसे समझाना चाहता था कि मुझ पर शैतान हावी हो गया था, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। यासिर ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं इसे धक्का देकर या किसी तरीके छुपते-छुपाते मैं इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला आया। यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता था। मैं सब कुछ बहुत पीछे छोड़ आया था। यहाँ पर आकर नौकरी की, अपना गुज़र-बसर करने लगा, मगर वक़्त किसी ख्वाब की तरह भी मेरा पीछा करता रहा। सारी ज़िंदगी का पछतावा मुझे अब रात को सोने नहीं देता था। मैं काम पर ध्यान कर पाता हूँ, ना सारी रात सो पाता हूँ। पिछले कई दिनों से मेरे सर में शदीद दर्द था। चकरा कर दफ्तर में ही गिर गया। जब अस्पताल में होश आया तो डॉक्टर कहने लगे मेरे दिमाग में ट्यूमर है जो किसी भी वक्त फट सकता है। सोचा कि एक मर्तबा जाकर यासिर से माफ़ी मांगूं। मुझे इसके साथ धोखा करने और इसकी बीवी के कत्ल की वजह बनने की सज़ा अल्लाह ताला से मिल चुकी है। मैं गया भी, मगर यासिर उम्र कैद के लिए जेल जा चुका था। फारिया के घर वालों ने इसे अपनी बेटी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और जेल के अंदर करवा दिया। न जाने मेरी सांसें कब तक बाकी थी। जब तक आप मेरी इस कहानी को पढ़ेंगे मैं ज़िंदा रहूँगा अभी कि नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।